हम लोग जो पढ़ने जाएंगे इतिहास का अध्याय नंबर 3 पढ़ना है, मतलब चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ लेते हैं जो क्लास 8 का है। स्पेशली जो स्कॉलरशिप है NMMS स्कॉलरशिप उसके लिए है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो चैप्टर है वो आपका है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑलरेडी वही मैं इसमें लिया हूँ। ठीक है, तो इसका टोटल जो पेज होगा बस 3-4 पेज है। इसको जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो चैप्टर 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पहला पॉइंट है इसका, कंपनी दीवान बन गई। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। चैप्टर 2 तक हम लोग पढ़े थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बंगाल पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव डाला था। ठीक है, 1764 में जो हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चय ही एक बड़ी घटना थी और दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। ठीक है, तो यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जो आपकी कंपनी है, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वो 12 अगस्त 1765 से बंगाल का मेन दीवान हो गया। मतलब दीवान कहने का मतलब मेन हेड हो गया 12 अगस्त 1765 से। ठीक है, कंपनी का आमदनी देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी और उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी क्या कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदे। 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले चीज़ों का कुल कुल जो मूल्य था वो कितना हो चुका था, 2 गुना हो चुका था। और 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। जो 1865 था उससे पहले जो था ना, वो कंपनी क्या करती थी, ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदे करती थी। सोने चांदी वो देती थी और उसके बदले में सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ों जो है वो खरीदी जा सकती थी। तो जो पैसा मतलब इकट्ठा हो रहा था बंगाल में, अब उसी पैसा से ये लोग खरीद लेते थे। उन लोग को अब एक्स्ट्रा अब सोना चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। पहले ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाना पड़ता था, मंगा के उसके बाद कोई सामान खरीदना होता था। लेकिन अब क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था अब वहीं से पैसा कमाकर और वहीं से सामान खरीद लेती थी। ठीक है, उसके बाद खेती में सुधार की ज़रूरत। कंपनी ने 1793 ईस्वी में, देखो 1793 ईस्वी में आपको अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, 1793 में किया गया था। 1793 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 1793 में किया गया था। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप से मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किसको, देखिए राजा होते थे और जो तालुकदार होते थे उनको जमींदारी के रूप में मान्यता दे दिया गया। बोला गया कि तुम ही लोग जमींदार हो। ठीक है, राजा को जमींदार बोल दिया गया, तालुकदार को भी जमींदार बोल दिया गया और बोला गया कि आप लोग किसान से लगान वसूल कीजिए और कंपनी को उससे पैसा दीजिए, राजस्व दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त के लागू कब हुआ था, 1793 में। ठीक है, अब समस्या क्या हुआ अस्थाई बंदोबस्त में, तो समस्या क्या आया अस्थाई बंदोबस्त में, ध्यान रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था
कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी और दूसरी तरफ गाँव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, तो अब देखिए लगान इतना ना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख दिया था कि कोई भी क्या कर सकता था, लगान बहुत ज़्यादा था। ठीक है? इसलिए लगान किसान लोग चुका नहीं पाता था, ठीक है? और होता क्या था कि वो किसी से लोन लेते थे, किसी से पैसा लेते थे लगान चुकाने के लिए, जो किसान होते थे और वो पैसा जब नहीं चुकाते थे, वो तो उन लोग का ज़मीन भी हाथ से चला जाता था, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ, महल, ठीक है? तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज़ों में एक महल एक राजस्व इकाई थी। जो महल थी वो क्या थी? महल जो थी एक राजस्व इकाई थी। यह एक गाँव या गाँवों का एक समूह होती थी। मतलब एक गाँव या गाँवों का एक समूह होता था जिसको क्या बोला जाता था? महल बोला जाता था। ठीक है? उसके बाद दूसरी है एक नई व्यवस्था। अगर पूछे कि महल क्या बोला जाए, किसको बोला जाता है, तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई था। ठीक है? और यह एक गाँव और गाँवों का समूह होता था। ठीक है? एक नई व्यवस्था क्या हुई, तो 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार किया जिसे 1822 में लागू किया गया। ठीक है, मैकेंजी गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। ठीक है, तो ये मैकेंजी 1822 में एक नई व्यवस्था लागू किया था। उसमें क्या था कि एक-एक खेत जो था ना, उस खेत का अनुमानित राजस्व जोड़ लिया जाता था और हर गाँव और हर समूह से उतना रुपया वसूल लिया जाता था। ठीक है? उसके बाद आया महलवारी बंदोबस्त, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो एक पहले हम लोग पढ़े कौन सा बंदोबस्त था? अस्थाई बंदोबस्त। और दूसरा जो था अस्थाई बंदोबस्त के बाद दूसरा कौन सा लागू हुआ? तो दूसरा जो लागू हुआ वो आपको महलवारी बंदोबस्त लागू हुआ। महलवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था भाई? तो महलवारी जो बंदोबस्त था ये लागू किया था होल्ट मैकेंजी। किसने किया था? होल्ट मैकेंजी। ठीक है, ध्यान रखना 1822 में होल्ट मैकेंजी ने महलवारी बंदोबस्त लागू किया था। और इस प्रथा में क्या था? इस प्रथा में ऐसा नहीं था कि कोई जमींदार वसूलेगा पैसा, इसमें ये था कि कोई भी गांव का जो मुखिया था वो वसूलेगा जितना भी पैसा वसूलना था। ठीक है, इसके बाद आया ये दो हो गया, एक अस्थाई बंदोबस्त, एक हो गया महलवारी बंदोबस्त। तीसरा आया रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी इलाकों में भी अस्थाई बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू की गई जिसे रैयतवार या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। ठीक है, इसी को बोला गया, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था इसको बोला गया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों को क्या करना चाहिए? पिता की भांति किसान की रक्षा करनी चाहिए। तो देखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था ये दक्षिण में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? दक्षिण में। ध्यान रखिएगा, दक्षिण में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। इसमें क्या था? डायरेक्ट किसान से कौन पैसा लेता था? अंग्रेज पैसा लेते थे। डायरेक्ट किसान से कौन लेते थे? अंग्रेज लेते थे। ठीक है, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था? तो महलवाड़ी व्यवस्था में था आपको कि जो 1822 में जो लागू हुआ था ये मैकेंजी किया था। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया गया था? रीड और मुनरो, ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था आपको हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, एक और था और कौन था? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो हुआ था
अस्थाई बंदोबस्त जो हुआ था वो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, कंपनी ने लागू किया था। ठीक है, 1793 में। ठीक है, उसके बाद महलबारी बंदोबस्त आया, जिसमें क्या होता था, जितना भी महलबारी व्यवस्था में क्या होता था, जितना भी आपको उसका पैसा होता था, खेत का पैसा होता था, एक एक खेत का जो पैसा होता था उस गांव के मुखिया को जाता था, और वो मुखिया जाके लास्ट में किसको देता था, कंपनी को देता था। और ये कहाँ लगा था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में ये हॉल्ट मैकेंजी ने लगाया था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी में। और दक्षिणी में अगर पूछा जाए तो रैयतबाड़ी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब है यूरोप के लिए फसलें। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया। मतलब जब आखिर तक 18वीं सदी के जो अंतिम था, 1800 कुछ कुछ होगा, ठीक है, तो 18वीं सदी के जो अंतिम तक था, सबसे ज़्यादा किसका खेती करने के लिए जोर लगाया, अफीम की और नील की खेती करने पर जोर लगा दिया था। और इसके बाद अन्य फसलें जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में संयुक्त प्रांत, पहले किसको बोला जाता था, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना, ये सब जो था, ये सब जो था, सबसे ज़्यादा इस पे क्या किया गया, जोर लगा दिया गया। ठीक है, भारतीय नील की मांग क्या थी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे, और उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। तो यूरोप में लोग कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, और नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, इसलिए भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी। और 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब वो कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी, और बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों में छा गए। एक्चुअली में क्या था कि भारत में नील की खेती बहुत अच्छे से होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम था कैसा होता था, यहाँ का जो मौसम होता था उष्णकटिबंधीय होता था। ठीक है, अधिकांश एरिया में उष्णकटिबंधीय एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नील की खेती बहुत ज़्यादा मांग होने लगी यूरोप में। तो ब्रिटेन क्या करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी क्या करती थी, यहाँ से नील की खेती करवाती थी और यहाँ से सप्लाई करती थी यूरोप में। ठीक है, तब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी, और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। ठीक है, कितना था, 30%। ठीक, 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का जो हिस्सा था 95% हो चुका था। अब सोचिए 1810 में जो ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील, ठीक है, उसमें भारतीय नील का हिस्सा कितना था, 95% था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बागान। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, उसे हम लोग बागान कहते थे। ठीक है, तो बागान मालिक जो होता था बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि का। ठीक है, उसके बाद है गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास या स्वामी की संपत्ति होता है। ठीक है, गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती और उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था। ये सब होता था एक्चुअल में कब, जब आपको नील की खेती वगैरह, कॉफ़ी की खेती, गन्ना की खेती, तंबाकू की खेती, ये सब करना पड़ता था, तो बागान और गुलाम का काम करना पड़ता था। बागान में क्या था कि बागान का मतलब क्या हुआ, जिस पर मालिक ज़बरदस्ती काम करवाता था, और गुलाम में क्या था कि गुलाम तो अगर आप हैं तो आपका कोई आज़ादी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती के मुख्य तरीके होते थे। पहला होता था नीज खेती की व्यवस्था में बागान खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे, और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। दूसरा था रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध
करते थे और कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था और बागान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने की जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये रैयत का व्यवस्था था। पहला व्यवस्था था नीज, दूसरा व्यवस्था क्या था, रैयत, तीसरा क्या था, बीघा। ये जो बीघा वाला जो लगा था ना, ये बिहार में भी लगा था। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली लगा था बिहार में नील की खेती करने के लिए। तो बीघा में देखिए जमीन की एक माप। ठीक है, ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया। 1/3 एकड़ तय कर दिया और नील विद्रोह 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि 1859 में, ठीक है, तो 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों या लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है, तो ये था आपका जो चैप्टर नंबर था 3। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो एक्चुअल में ये चैप्टर में देख लो, इस चैप्टर का नाम भी है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना और एक्चुअल में यही हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन ही चला है। ठीक है, कंपनी क्या किया, नील की खेती करवाने के लिए बंगाल में ज़बरदस्ती व्यवस्था लाई। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, महल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन लाया, कब आया। ठीक है, यूरोप के लिए फसल मतलब कौन कौन सा यहाँ से जाता था, कहाँ पे कौन होता था, जैसे पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में कपास, असम में चाय। तो पूछ सकता है कि बंगाल में किसकी ज़्यादा खेती की जाती थी, पटसन की। ठीक है, भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, तो ये भी ध्यान रखना कि उष्णकटिबंधीय इलाका है। ठीक है, नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ उगता है, तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना था, 30%, जबकि 1810 में कितना हो गया, 95%। ठीक है, बागान किसे कहते हैं, गुलाम किसे कहते हैं। ठीक, नील की खेती कैसे होती थी, तो नील की खेती मुख्य तरीके से होती थी, पहला नीज तरीका, दूसरा रैयत तरीका, तीसरा बीघा तरीका। ठीक है, जिसमें 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा चैप्टर था। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आप लोग से मिलते हैं।